मैं श्रीमती सुभद्रा यादव, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आज हम लोगों के अध्ययन का विषय है सामाजिक विषय समकालीन भारत 2, पाठ 1 संसाधन एवं विकास। आज हम संसाधन एवं विकास में भू संसाधन तथा मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भू संसाधन। बच्चों, आइए जाने कि भू संसाधन किसे कहते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी भूमि जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार में दिया है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। यानी जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, मानव जीवन की आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन तथा संचार के साधन, ये सभी पृथ्वी पर ही होते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। बच्चों, हमने भूगोल में पढ़ा था कि भारत के स्वरूप पाठ में कि भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद पठार, फिर मैदान और फिर द्वीप समूह यानी जल। भू आकृतिक जैसे बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं, पठारी भाग है, मैदानी भाग है और द्वीप समूह पाए जाते हैं। 43% भूभाग क्षेत्र मैदान है। कितने प्रतिशत? 43% भूभाग मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक हैं, जिस पे खेती की जाती है और उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोष है। यानी 27% भाग जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन लगे हुए हैं। आइए बच्चों, हम जानें कि भू उपयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन पहला है बच्चों, वन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जहाँ घने लंबे लंबे पेड़, झाड़ियाँ होती हैं उसे हम वन कहते हैं। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बच्चों जो खेती के लिए ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती है। आइए देखिए, पहला है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि और गैर कृषि भूमि, 2 तरह की भूमियाँ इसमें दिखाई गई हैं। पहला बंजर, दूसरा गैर कृषि, यानी ऐसी बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती है। दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, यानी भूमि तो है लेकिन उस पर खेती नहीं की जा सकती, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग। जहाँ इमारत बनी है, जहाँ सड़कें बनी हैं, जहाँ उद्योग धंधे लगे हैं, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। तीसरा है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी भूमि तो है लेकिन कृषि उस पर नहीं की जा सकती। ऐसी भूमि में पहले है चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, यानी भूमि उसे माना जाता है लेकिन उस पर खेती नहीं की जा सकती है। चरागाह जहाँ पशु चारण के लिए जाते हैं। दूसरा विविध वृक्ष फसलों
तथा उपवनों के अधीन भूमि, विविध वृक्ष यानी अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष फसल। बच्चों आपने देखा होगा कि अमरूद के बहुत बड़े बड़े बागीचे होते हैं, आम के बहुत बड़े बड़े बागीचे होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं, बागीचे होते हैं। वो भूमि तो है लेकिन उस पर और कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, वो सिर्फ फलों के लिए है। वन उपवन, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो उपवनों के अधीन भूमि हैं। बहुत सारे ऐसी भूमि है जो उपवनों के अधीन है, जहाँ सिर्फ उपवन है। उसके बाद है बच्चों कृषि योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि आप लोग जानते हैं, जहाँ कोई अन्य पैदा नहीं किया जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जहाँ 5 वर्ष से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। बच्चों ऐसी भूमि जो परती छोड़ दिया जाता है उसे भी बंजर भूमि के रूप में ही हम लेते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी 5 वर्ष से उस पर कोई खेती नहीं की गई हो, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। चौथा है परती भूमि। वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, बंजर भूमि। वर्तमान परती यानी ऐसी भूमि जिस पर हम खेती करके उसकी गुणवत्ता को लाने के लिए हम फिर उसे 1 साल के लिए छोड़ देते हैं। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, उसे पुरातन परती भूमि कहते हैं। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। 5वां है बच्चों शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ देने पर शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र निकल आता है। 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब आइए बच्चों देखें कि भारत में भू उपयोग का क्या प्रारूप है। भारत में भू उपयोग का क्या प्रारूप है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु और मृदा। मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और आदि परंपराएं शामिल हैं। स्थायी चरागाहों के अंतर भी भूमि कम हुई है। जो चरागाह हैं बच्चों, उसके अतिरिक्त भी भूमि बहुत कम हुई है। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। परती भूमि बच्चों, बहुत सी ऐसी परती भूमि हैं जो खेती के योग्य तो हैं लेकिन उस पर खेती नहीं होती है क्योंकि वो उपजाऊ नहीं है और उसकी गुणवत्ता कम है। उस पर फसल उगाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत यानी
हर राज्य की मिट्टी की एक गुणवत्ता होती है, ठीक। उस गुणवत्ता के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, 80% भूमि पर खेती होती है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि 80% खेती जहाँ होती है वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि उपजाऊ है, वहाँ पे सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो खेती करने के योग्य हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो जलवायु है वो कृषि योग्य, कृषि के अनुकूल नहीं है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की जीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोग वन में जो फल फूल होते हैं, वन से जो सब्जियां उगाई जाती हैं, वन में जो थोड़ा बहुत खेती की जाती है, उसी पे आधारित हैं, उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन भू का एक भाग यानी उसके जो ऊपरी हिस्से हैं, ऊपरी जो फल फूल जो कुछ भी उस पे उगता है वो भूमि के अंतर्गत नहीं आता। उससे अपनी जीविका तो चलाते हैं, लेकिन उसकी जो भूमि है वो कुछ भाग बंजर भूमि होती है, उसके कुछ हिस्से बंजर होते हैं जिसपे कोई भी फसल नहीं उगाई जाती है। बंजर भूमि में बच्चों पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि भी शामिल है। बंजर भूमि में क्या शामिल है? बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें और सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसा मैंने पहले अभी पढ़ा था, बंजर भूमि और गैर कृषि योग्य भूमि। गैर कृषि योग्य में बस्तियां आ जाती हैं, सड़कें आ जाते हैं, रेलवे लाइन आ जाती है, उद्योग धंधे, ये सारी चीजें गैर कृषि योग्य भूमि कहलाती है। भूमि निम्नीकरण, संरक्षण और उपाय। आइए बच्चों जानें कि भूमि निम्नीकरण क्या है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। बच्चों, निम्नीकृत का मतलब है कि भूमि की गुणवत्ता का समाप्त होना, भूमि की गुणवत्ता का समाप्त होना। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी जितनी भी भूमियां हैं भारत में, जितनी भी जमीनें हैं, उसमें 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त हो रही है या समाप्त हो गई है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। कितना? 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं, यानी वनों के कारण निम्नीकृत हैं। इतने वन लगे हुए हैं, जो भी वन लगा हुआ है उसके कारण उस भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो गई है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित हैं। जल अपर्दन के कारण 56% क्षेत्र भूमि निम्नीकृत है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं यानी कुछ मनुष्यों द्वारा उस भूमि पर भूमि का वनोन्मूलन, वनों की कटाई से पशुचारण के लिए, खनन में भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, यानी मनुष्यों द्वारा भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वन उन्मूलन, वनों की कटाई करके भूमि का निम्नीकरण
किया गया है। अति पशुचारण, बच्चों हम लोग गाय भैंस पालते हैं, उन्हें हम चराने के लिए चारागाह में ले जाते हैं, लेकिन जहाँ चारागाह होता है वहाँ की भूमि भी निम्नीकृत हो जाती है। खनन में भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है खनन। बच्चों हमारे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज संसाधन हैं जिसका खनन किया जाता है और खन करके फिर उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। खनन के उपरांत खाद्यान्नों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन, जहां वनों की कटाई करके भूमि का निम्नीकरण किया गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। बहुत अधिक सिंचाई करने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। बच्चों जो भूमि निम्नीकरण है, इसके संरक्षण और उपाय, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? अधिक से अधिक वन लगा करके, अधिक से अधिक वनों को लगा करके, पशुचारण को रोक करके या कम करके और सिंचाई की व्यवस्था को कम करके भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। भूमि अधिनियम को अपनाया जा सकता है। भूमि अधिनियम का पालन करके भी भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अभी बच्चों मैंने पढ़ा कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। अब आइए देखें मृदा संसाधन। मृदा संसाधन किसे कहते हैं? मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के लिए विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर निम्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। बच्चों पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं सब इसी पृथ्वी पर रह करके ही अपना विकास करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। क्या क्या है बच्चों? मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बढ़ते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। प्रकृति के अनेक तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? जैसे तापमान परिवर्तन, बढ़ते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। आइए बच्चों हम देखें मृदाओं का वर्गीकरण। इन मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल और पीली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा, छठा वन मृदा। आइए हम जलोढ़ मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं?
संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है बच्चों? जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। बच्चों, इन नदियों से जो जल बहा करके इन नदियों के बहाव से जो डेल्टा बना हुआ है वो भी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, उसमें हर एक प्रकार के अन्न उत्पन्न किए जा सकते हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जलोढ़ मृदा में क्या मिला होता है बच्चों? जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। इनको गन्ने, चावल और गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। जिसमें बच्चों जलोढ़ मृदा में क्या होता है? जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती की जाती है। दूसरा है बच्चों काली मृदा। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है। जैसा कि बच्चों कहने से ही पता चल रहा है काली मृदा, तो इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा महीन कणों से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों? महीन कणों से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी ये पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। काली मृदा में क्या पाई जाती है बच्चों? काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। आइए बच्चों आगे देखें लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा किसे कहते हैं? लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार, कहाँ? दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, कहाँ कहाँ बच्चों? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग कैसा होता है? इन मृदाओं का रंग लाल होता है। रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है।
अगला पॉइंट है बच्चों लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों से आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। क्यों होता है बच्चों? उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिक गहरी तथा अम्लीय होती है। कैसी होती है बच्चों? अधिक गहरी तथा अम्लीय होती हैं। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। लेटराइट मृदा दक्षिणी राज्यों, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। लेटराइट मृदा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। चाय और कॉफी इसमें पैदा की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त हैं। बच्चों, लेटराइट मृदा में चाय और कॉफी का पैदावार किया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा में काजू की फसल उगाई जाती है। उसके बाद है बच्चों मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कैसी होती है बच्चों? रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। यानी लवण की मात्रा इतना अधिक होता है कि उसे वाष्पीकृत करके नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उस तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। बच्चों, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होने के कारण मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतर स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ये मृदाएं बच्चों पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई जाती हैं, जिसे सींच करके उसे कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्णपातीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार
बदलाव आता है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार, क्या बच्चों, दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमांछित क्षेत्रों में इस मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। हिमालय के हिमांछादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलित, क्या बच्चों, अधिशिलित तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। कहाँ बच्चों, नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं, इन मृदाओं पर खेती की जाती है। मृदा अपरदन और संरक्षण। आइए बच्चों हम यह जानें कि मृदा अपरदन और संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। बच्चों, मानवीय क्रियाओं यानी मनुष्य द्वारा वनों को काट करके, पशुचारण का अधिक प्रयोग करके, निर्माण और खनन आदि का उपयोग करने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व, कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। पवन बच्चों हवा, हिम नदी यानी बहुत सी नदियां जल मृदा का अपरदन करती हैं। क्या बच्चों? बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनती है, जिन्हें अनलिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। ऐसी भूमि बच्चों जोतने के योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। चंबल और बेसिन में इस भूमि को क्या कहते हैं? खड्ड भूमि कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है। यानी ऊपर से जब नीचे की ओर जल बहता हुआ आता है तो जल का जो ऊपरी हिस्सा है वो उसके साथ बहता चला जाता है। इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाता है। पवन किस तरह से मृदा का अपरदन करता है बेटा? पवन मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाता है। इस प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन किसे कहते हैं? यानी जो हवा द्वारा मृदा को उड़ा ले जाए उसे वायु अपरदन या पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव
करता है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। बच्चों, कृषि का गलत ढंग से उपयोग करने से भी मृदा अपरदन होता है। बहुत से लोग गलत ढंग से हल चलाते हैं, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते हैं। जो ढालान होता है उस पर खेती के लिए जब हल चलाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते हैं, जिससे वाहिकाएं बन जाती हैं और इसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। इसके अंदर से बहता पानी मृदा का कटाव करता है। इससे भी मृदा अपरदन होता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? समोच्च जुताई। समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जल बहाव की गति घटती है। इसे क्या कहते हैं? समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि पहाड़ों पे जब खेतियां होती हैं, जो पहाड़ से नीचे ढाल की तरफ जब आते हैं तो वो ढाल वाली जो खेती होती है उस पे सोपान बनाए जाते हैं, यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, यानी वो जो सीढ़ियां बनती हैं वो कृषि अपरदन को नियंत्रित करती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। कहाँ कहाँ बच्चों? पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, यानी वहाँ पे ऐसी ही सोपानों वाली खेती की जाती है। सीढ़ियाँ बना करके वहाँ पे खेती की जाती है। बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। जो फसल बोए जाते हैं बीच बीच में कुछ ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं जो मृदा अपरदन को रोकता है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके से पट्टी कृषि करते हैं। जो पट्टियां लगाई जाती हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? पट्टी कृषि कहते हैं। जो पट्टियां बना करके कृषि उगाई जाती है, खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों के कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। पेड़ों को कतारों में लगा करके, यानी एक लाइन से लगा करके रक्षक मेखला बना करके पवनों की गति को कम किया जा सकता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो ये पट्टियां बनती है बच्चों, इससे पश्चिमी भारत में रेत के टीले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चों, इस तरह से हमने भू संरक्षण तथा मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ा। कुछ भागों को देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ये नक्शे में बताया गया है वन और पर्वत और वन। पर्वत और वन पहाड़ी क्षेत्रों पे अधिक पाए जाते हैं। ये ग्रीन कलर से पर्वत और वन दिखाया गया है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ये पठारी भागों में, मैदानी भागों में, ठीक है। ये जलोढ़ मिट्टी मैदानी भागों में पाई जाती है। ये लाल और मिट्टी है बच्चों। ये जितने लाल रंग के हैं ये यहाँ पे जो भी राज्य आते होंगे यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, ये काले रंग से दर्शाया गया है, ग्रे कलर से बच्चों, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी ये जो हल्का कलर है, ठीक है। इस क्षेत्रों पे जो भी प्रदेश आते हैं वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। शुष्क
जो ये पीला कलर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो भी राज्य आएगा वहाँ पे शुष्क मिट्टी पाई जाती है। इस तरह से बच्चों आपका पाठ यहीं खत्म होता है। आइए अभ्यास कार्य देखें। अभ्यास कार्य, भू संसाधन किसे कहते हैं? भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय बताइए। मृदा का वर्गीकरण कीजिए। मृदा अपरदन क्या है? इस तरह से बच्चों अभी हमने भू संसाधन तथा मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा। बच्चों अब पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।